देखिए, कोई देश अगर आर्थिक तौर पे मजबूत होना चाहता है, इकोनॉमिकली अगर पावरफुल बनना चाहता है, तो उसको अपने अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मजबूत करने की ज़रूरत होती है। उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है कि उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो इंडिया आत्मनिर्भर देश बनने की बात करता है। मेक इन इंडिया की बात आप बराबर सुनते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। देखिए, इसके मजबूत होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी ही जाएगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि बेरोज़गारी की जो बात करते हैं हम, जो ये कहते हैं कि जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो हमारे को रोज़ी रोज़गार के भी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। तो इसके एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। तो आज के इस वीडियो में जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फंड इसी सेक्टर और इसी तरह के थीम पर आधारित है। यानी हम बात कर रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च होने वाले बिल्कुल ही नया फंड HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। देखिए, इस फंड को लेकर मैंने इससे पहले भी बात किया हुआ था, जो कि बिल्कुल ओनली इस फंड के बारे में मैंने बात किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन संदीप चौधरी जी, जो कि बी फिनेंसर के फैमिली मेंबर्स में से हैं, उन्होंने लगातार 2 कमेंट किए कि भाई इस पे वीडियो लेकर आइए कि ये फंड कैसे रहने वाले हैं, कैसा होने वाला है इसका परफॉर्म वगैरह। तो इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। प्लस पहली वाली जब आप वीडियो देखेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें एक दूसरी बात की गई है और इसमें अलग तरीके से बात की गई है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल हटकर हम बात करने वाले हैं, और हम कुछ ऐसे जाविये, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी बुनियाद पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फंड के परफॉर्म कैसे रहने वाले हैं, रिस्क इसमें किस तरह के होने वाले हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सर, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बातें करते हैं HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। तो सबसे पहले HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के NFO के ओपन डेट की अगर मैं बात करूं तो 26 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च कर दिया गया था NFO के माध्यम से। क्लोज डेट की अगर मैं बात करूं तो 10 मई था, और अलॉटमेंट डेट भी 10 मई 2024 ही था, जो कि सेम है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये फंड जो है इक्विटी थेमेटिक कैटेगरी का है, सेक्टरल एंड थेमेटिक आप दोनों बोल सकते हैं। इसका मैंने रीज़न भी बताया हुआ है पहली वाली वीडियो में कि क्यों आप इसको सेक्टरल एंड थेमेटिक दोनों बोल सकते हैं। इसकी अगर प्रेजेंट NAV की बात की जाए तो 10.18 है। अब किसी भी फंड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमारी और आपकी नज़रें होती है कि भाई इस फंड में हमारे को रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले हैं, यानी रिटर्न्स क्या मिलने वाले हैं। कहीं पर अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारे को रिटर्न्स तो मिलना चाहिए ना, उसका सिला, उसका बदला तो हमारे को ज़रूर मिलना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड का रिटर्न्स कैसा होने वाला है, तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 26 अप्रैल 2024 को ये NFO के माध्यम से लॉन्च किया गया था फंड को। तो आप सोच सकते हैं ये कितना नया फंड है, तो अभी इसकी कुछ रिटर्न्स तो होंगे नहीं। तो इसके लिए हम एक ऐसे फंड को लेते हैं जो कि सेम सेक्टर एंड थीम के ऊपर आधारित है, जो कि दोनों फंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेम है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि सेम सेक्टर और थीम के ऊपर आधारित है, जो कि दूसरा फंड भी है। उसके हम रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखलाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप मोटा मोटी तौर पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सेम सेक्टर और थीम पे आधारित ये फंड है, इसके रिटर्न्स इस तरीके से रहे हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। तो उस फंड के यानी HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के भी रिटर्न्स इसी से मिलते जुलते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सेम तो नहीं होंगे, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। इस फंड के अगर AUM की बात करें तो 3,883 करोड़ का AUM हो चुका है। इस फंड के अगर एज की बात की जाए तो 5 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं इस फंड ने। इसके अगर रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर में इस फंड ने 71.97% का रिटर्न्स दिया है, 71.97% का रिटर्न्स दिया है पिछले 1 ईयर में। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 32.08% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो इस फंड ने 27.78% का रिटर्न्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अगर रिटर्न्स देखें, और सेम कैटेगरी में जो दूसरे थेमेटिक फंड है, यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग थीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम कैटेगरी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो थेमेटिक होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि सेम जो थेमेटिक फंड है, जो अलग अलग थीम के ऊपर, अलग अलग सेक्टर के ऊपर थेमेटिक फंड है, उनके
रिटर्न्स देखेंगे तो उससे अच्छे रिटर्न्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड जो कि सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है, इस फंड के अंदर मिला हुआ है। तो इस फंड के रिटर्न से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम में एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के जो रिटर्न्स होंगे इसी से मिलते जुलते होंगे। देखिए रिटर्न्स कभी भी इक्विटी मार्केट के अंदर फिक्स नहीं होते हैं। इसका मैंने आपको रिटर्न्स दिखलाया है, ये पास्ट रिटर्न्स है। ये रिटर्न्स भी इस फंड के लिए गारंटी नहीं है कि आने वाला टाइम में इससे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या इससे खराब रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं बराबर इस बात को बोल चुका हूं कि आने वाला जो टाइम होने वाला है म्यूचुअल फंड के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए या रियल एस्टेट के लिए, गोल्ड के लिए या इसके अलावा और दूसरे जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं उनके जो रिटर्न्स होने वाले हैं वो अच्छे ही होने वाले हैं, उनके परफॉर्म अच्छे होने वाले हैं। ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, इस तरह की अगर बात की जाए और इस तरह के ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो आने वाले टाइम में और भी बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और इसका भी मैंने कई सारा रीज़न बताया हुआ है अलग अलग वीडियोज़ में, आप हमारी प्ले लिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इस तरह के जो फंड होते हैं वहाँ पर अगर एसेट एलोकेशन की बात की जाए कि भाई यहाँ पर इक्विटी में कितने, डेट में कितने और दूसरी जगहों पे कितने निवेश किए गए हैं, तो देखिए इस फंड का अगर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूं तो इक्विटी में ये फंड 93.68% पैसे निवेश कर रहा है। डेट में बिल्कुल कोई पैसे निवेश नहीं कर रहा है। दूसरी जगहों पे 6.32% पैसे निवेश कर रहा है। उसके बाद मार्केट कैप वेटेज की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि इक्विटी में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो इस बात का याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फंड होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर पैसे तो लगते ही लगते हैं इक्विटी में, वो भी किस इक्विटी में, एक ही तरह की इक्विटी में। मतलब अगर कोई सेक्टरल फंड है तो वो जिस सेक्टर के ऊपर आधारित है उसी सेक्टर में उसके ज़्यादातर पैसे लगेंगे, उसी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में उसके पैसे लगेंगे। अगर बात की जाए एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड की या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड की, तो ये दोनों ही फंड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और थीम के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर ये आप मान कर चलिए कि आपके ज़्यादातर पैसे मैन्युफैक्चरिंग टाइप की जो कंपनी होगी या फिर इस थीम पर जो काम करने वाली कंपनीज होगी, इस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनीज होगी इस सेक्टर की, उनमें ज़्यादातर पैसे आपके लगने वाले हैं। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट कैप वेटेज, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस हिसाब से एलोकेशन किए गए हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड के अगर रिजल्ट देखे जाए मार्केट कैप वेटेज को लेकर, तो लार्ज कैप में ये फंड 49.83% पैसे निवेश कर रहा है, मिड कैप में 36.83% पैसे निवेश कर रहा है, स्मॉल कैप में सिर्फ 13.34% पैसे निवेश कर रहा है। तो देखिए ये जो डेटा है वो मैं आपको बराबर कह रहा हूं कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड के डेटा है। तो यहां पर आप मोटे तौर पे एक अंदाजा लगा सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। अब ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि सेम इसी तरह के एलोकेशन मार्केट कैप वेटेज में हो या इक्विटी एसेट एलोकेशन हो, ऐसे ही रहेंगे सेम सेम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेम नहीं रह सकते हैं, थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको रिस्क के बारे में बोला हुआ था कि भाई इस तरह के जो फंड होते हैं वहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का अगर मैं आपको दिखलाऊँ स्टैंडर्ड डिवीज़न, उसके बाद शार्प रेशियो, बेटा रेशियो और उसके बाद अल्फ़ा रेशियो, ये 3-4 रेशियोज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीज़न की अगर बात की जाए तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीज़न है 13.05। स्टैंडर्ड डिवीज़न हमारे को ये बताता है कि कोई भी फंड अच्छा परफॉर्म करने के लिए कितना ज़्यादा वोलेटाइल है या उस फंड में कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अगर स्टैंडर्ड डिवीज़न देखें तो 13.05 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है इस फंड के अंदर। बीटा रेशियो हमेशा 1 से नीचे रहना चाहिए, 1 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन इस फंड का अगर बीटा देखेंगे तो 1 से नीचे ज़रूर है लेकिन बहुत नीचे नहीं है, 0.91 है। तो बीटा रेशियो हमारे को ये बताता है कि किसी भी फंड के ऊपर मार्केट के अप्स एंड डाउन का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें शार्प रेशियो की, तो शार्प रेशियो ज़्यादा रहना चाहिए, जबकि इस फंड का देखें तो बहुत ही कम है, 1.83 है। शार्प रेशियो हमारे को ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पा रहा है, मतलब बेटर
रिटर्न्स गेन करने के लिए, बेटर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कितना ज़्यादा रिस्क को एडजस्ट करते हुए वो रिटर्न्स बना पा रहा है, ये हमारे को कौन दिखलाता है? अल्फा शार्प रेशियो दिखलाता है। तो इसका अगर देखें तो 1.83 है, जो कि कम है। उसके बाद अगर अल्फा रेशियो की बात की जाए तो अल्फा रेशियो इस फंड का बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। अल्फा रेशियो 10+ है। देखिए अल्फा रेशियो का क्या मतलब होता है? अल्फा रेशियो का ये मतलब होता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी फंड का अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% का रिटर्न्स दे पा रहा है, लेकिन वो फंड 15% का रिटर्न्स दे पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस फंड का अल्फा रेशियो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी फंड का कोई अगर बेंचमार्क है जो कि 15% का रिटर्न्स दे पा रहा है, लेकिन फंड अगर 25% का रिटर्न्स दे पा रहा है, तो उस फंड का अल्फा रेशियो कितना हो जाएगा? 10, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड का अल्फा रेशियो देखेंगे तो 10 पॉइंट कुछ % है, मतलब 10 से ऊपर ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर रिस्क तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। आपको बीटा देख लीजिए, स्टैंडर्ड डिवीजन देख लीजिए, शार्प रेशियो देख लीजिए, सारे ही नेगेटिव नज़र आएंगे, सारे ही रेड नज़र आएंगे, सारे ग्राफ रिस्क रेशियोज़ के। लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो वो आपको पॉजिटिव में नज़र आएंगे, जो कि अल्फा रेशियोज़ होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि समझने वाली बात है। सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड जो होते हैं ना, उसमें रिस्क और रिटर्न्स कम या ज़्यादा इस तरीके से भी होते रहते हैं कि भाई वो एक सेक्टर में ज़्यादातर पैसे को निवेश करते हैं, एक सेक्टर के ऊपर उनका फोकस रहता है। अगर वो सेक्टर अच्छा खासा चल गया तो आप मान लीजिए कि स्मॉल कैप से बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड में मिल जाएंगे। लेकिन अगर उस सेक्टर में किसी तरह का कुछ इश्यूज़ हुआ तो यकीन मानिए कि बहुत बुरा हाल वहाँ पर हो जाता है। तो दोनों सेम रहते हैं, दोनों ही 50-50 आप पकड़ कर चल सकते हैं कि अगर कंडीशन अच्छे रहें तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, कंडीशन अच्छे नहीं रहे तो अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि थीमेटिक फंड में अगर हम बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश करें और स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद किसी भी फंड की जो जान मानी जाती है ना, वो उसके स्टॉक होल्डिंग होते हैं। यानी ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि भाई उसके पैसे कैसी जगह पे निवेश हो रहे हैं, किस तरह की जगहों पे पैसे लगाए जा रहे हैं, किस तरह की कंपनीज में पैसे लग रहे हैं। अगर ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन कंपनीज में पैसे लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी से मिलते जुलते कंपनीज में HDFC जो कि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, वो भी अपने पैसों को निवेश करने वाले हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर बात करूँ, सबसे पहले नंबर पे है लार्सन एंड टुब्रो, दूसरे नंबर पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके बाद पाँचवें नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद छठे नंबर पे सीमेंट्स लिमिटेड, उसके बाद सातवें नंबर पे है क्यूमिंस लिमिटेड, उसके बाद 8वें नंबर पे हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, उसके बाद 9वें नंबर पे आ जाता है अंबुजा सीमेंट और 10वें नंबर पे आ जाता है जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो ये टॉप 10 होल्डिंग्स है ICICI मैन्युफैक्चरिंग फंड के। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि सेम तो नहीं, लेकिन इसी हिसाब किताब की कंपनीज होगी जिनमें आपके पैसे निवेश किए जाएंगे अगर आप HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर निवेश करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस तरह के फंड में किसको निवेश करना चाहिए, यानी HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड में कौन सा व्यक्ति निवेश कर सकता है और किसको निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपकी पोर्टफोलियो में सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड्स नहीं हैं तो आप इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में भी कहा है कि इस तरह के जो फंड होते हैं उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बस 4 से 5, 5 से 6 सालों के लिए अच्छे खासे रिस्क लेकर मुझे अच्छा रिटर्न्स चाहिए, तो आप इस तरह के फंड को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि हाई रिटर्न्स तो आप गेन कर सकते हैं, लेकिन हाई गिरावट के लिए भी आपको जरूर ही तैयार रहना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है किसी किसी सेक्टर में कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक के वो सेक्टर बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता ही नहीं है, परफॉर्म ही नहीं करता है, तो वहां पर आपको बहुत ही बुरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको लगता है कि इस तरह के फंड आपके रिस्क एपिटाइट इसके अलावा आपके साथ सूटेबल है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
अगर सूटेबल है भी और ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो में फंड हैं सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के, चाहे वो किसी भी सेक्टर किसी भी थीम के ऊपर आधारित हो, लेकिन वो सेक्टरल एंड थेमेटिक है, तो आपको इस तरह का फंड ज़्यादा नहीं रखना चाहिए अपनी पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे। मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एक बात फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने ICICI का जो रिजल्ट आपको दिखलाए हैं, जो परफॉर्म वगैरह दिखलाए हैं, जो डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है, सेम इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पे आप मान सकते हैं कि HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के भी रिजल्ट रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको अगर लगता है कि कुछ जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। प्लस आप इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।